और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और मैं हूं दीपक चौरसिया। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सिलवासा में कहा था कि उनकी सरकार तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण का काम करती है। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार खुद लोगों के पास जाती है तो भेदभाव, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म होता है, और इसी संतुष्टीकरण से आज की बहस बढ़ी हुई है। तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण, क्या है मोदी का ये नया नारा? यूपी में माफिया अतीक के मर्डर और उसके बेटे के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर कहा कि बीजेपी की सरकार धर्म जाति देखकर एनकाउंटर करती है। अखिलेश निकाय चुनाव के प्रचार में निकले थे। उधर योगी आदित्यनाथ आज यूपी से निकलकर कर्नाटक के प्रचार के लिए पहुंच गए, जहां उनकी बड़ी डिमांड है। कर्नाटक में मुस्लिमों के 4% आरक्षण पर रोक से पहले ही सियासत गर्म है। योगी ने पीएफआई के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि बीजेपी अपराध में मजहबी डिस्काउंट नहीं देती। तुष्टीकरण को लेकर ऐसे ही हमले कर्नाटक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए। कर्नाटक के बीजेपी नेता ईश्वरप्पा पहले ही बोल चुके हैं कि हम जबरन मुसलमानों से वोट नहीं मांगेंगे। मोदी सरकार ने सबको सब कुछ दिया, जो महसूस करेगा वो खुद ही बीजेपी को वोट करेगा। और इधर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा संतुष्टीकरण का, उन्होंने भी शब्द इस संतुष्टीकरण का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल पीएम ने कहा था, और कहा कि पहले पद्म सम्मान जाति और परिवार देखकर दिए जाते थे, लेकिन इस शलंक को प्रधानमंत्री मोदी ने चलता कर दिया है। प्रधानमंत्री के इस संतुष्टीकरण से विपक्ष खासकर कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि क्या देश में पहले आरक्षण नहीं था। विपक्ष का आरोप रहा है कि बीजेपी सिर्फ अपने वोट बैंक और अपने फायदों के हिसाब से शब्द गढ़ती है और उनसे खेलती है। तो आज की बहस तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण पर, लेकिन पहले किसने क्या कहा उसे ध्यान से सुन लें। आज देश में तुष्टीकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर बल दिया जा रहा है। ये बीते 9 वर्ष के सुशासन की पहचान बन चुकी है। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। इस देश में क्या आरक्षण नहीं थे, और आप उसको क्यों उछाल रहे हो, लोगों को क्यों भड़का रहे हो? ये तो भड़काने की बात है। मत की अभिव्यक्ति अगर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से प्रदूषित है तो ठीक से अभिव्यक्ति नहीं होती है। मोदी जी ने पॉलिटिक्स को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले गए। एनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ाकर के हो रहे। जिन लोगों ने मजहब के आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की है वे भारत के हितैषी नहीं हो सकते। मजहब के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। तो मजहब के आधार पर आरक्षण, ये भी कर्नाटक का एक बड़ा मुद्दा है। इस पर भी बात करेंगे। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतिकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अनुराग भदौरिया जी आज लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है कि 2024 के लिए एक नया नारा गढ़ दिया है। और अनुराग जी, वो नया नारा क्या है? वो नया नारा है तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण। आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए धर्म, जाति, मजहब पर बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव के आधार पर, लेकिन प्रधानमंत्री संतुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अनुराग जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, एक ही पार्टी ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर में जो सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, और जाति धर्म की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। भारतीय जनता पार्टी कब विकास की राजनीति करती, कब आपने सुना उनको विकास की बात करते हुए? समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा विकास की बात करती है। हम जब भी बात करते हैं तो हम अपना काम गिनाते हैं कि हमने पिछली सरकारों में क्या क्या काम किया था। जैसे हमने 10 बनाया, 100 डायल बनाया था, एक्सप्रेस वे बनाया, मेट्रो बनाया, हम गिनाते हैं। आपने जो किया उसके बाद पब्लिक आपको जिता ही नहीं रही है। तो अनुराग भाई, यही तो चक्कर है ना,
नहीं वो अलग देखिए, वही नहीं ये चक्कर कुछ नहीं है। ये चक्कर सिर्फ इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, जो ठीक है कुछ तो आप दिनों तक जातियों को डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जनता समझ रही है। आप समाज को जातियों में बांट के डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, कोई दोनों में बड़ा अंतर नहीं है। नहीं हम तो, लेकिन नया नारा देख लीजिए, नया नारा आ गया, तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण। नहीं नारा देखिए, भारतीय जनता पार्टी नारा ही तो दे सकती है ना, लेकिन धरातल पे काम नहीं कर सकती है। भाई आप बताइए, एक्सप्रेस वे बनाया तो कौन सा जाति धर्म के लोग उस पर चलते हैं? सभी चलते हैं ना। अगर हमने 100 डायल बनाया, पुलिस सिस्टम अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत किया तो सभी के लिए किया ना। भारतीय जनता पार्टी एक काम बताए जो करती है, वो करती कम है, खाली है देखो नारेबाजी करती है। डिजिटल इंडिया, नया भारत, पता नहीं कितने स्लोगन आ चुके जब से सरकार बनी, लेकिन क्या हुआ है जरा बता दें। आप मुझे बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, क्या हो गया? किसानों की इनकम दुगनी करने की बात थी, क्या हो गया? लेकिन हाँ, ये सब नारे गढ़ने में माहिर है, ये सिर्फ नारा ही दे सकते हैं। ठीक है, नारा ही दे सकते हैं, काम नहीं करता। संतुष्ट नहीं कर सकते। नारा ही दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। आपने अब नया शगुफा उछाल दिया, तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण। जी, मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि जो राजनीति करते हैं केवल और केवल तुष्टीकरण के आधार पर, जो राजनीति करते हैं परिवारवाद का नाम लेकर, जो राजनीति ये कहकर करते हैं कि हम पिछड़े वर्ग में भी एक जाति विशेष की राजनीति करेंगे, वो संतुष्टीकरण कहां से जानेंगे? उनकी आंखें तुष्टीकरण में खुली हैं, तुष्टीकरण ही जानेंगे। सीधी सी बात है, संतुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है। इसीलिए अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूं तो आप देख लीजिए, 14, 17, 19, 22 और अब आप निकाय और 24 का भी चुनाव देख लीजिएगा। अब पूरे भारतवर्ष में भी आप देख लें, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी स्वीकार्यता जो है पूरे भारतवर्ष में है। और चाहे एक व्यक्ति किसी भी जाति और धर्म से आता हो, परंतु राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीएसपी हो, टीएमसी हो, आदि 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 आदि, इन लोगों को तो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी, इनको विकास दिखाई नहीं देता है। आज पूरे विश्व में जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं, ये अलग अलग एजेंसीज हैं जिन्होंने सर्वे किया है और उसका नतीजा बताया है। और ऐसे ही नहीं लोकप्रिय हो गए हैं, काम करके दिखाया है। भारत में जिस प्रकार से, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेती हूं, डबल इंजन की सरकार ने योजनाओं को, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं चाहे वो राज्य की योजनाएं हैं, धरातल पे उतारा है। करोड़ों करोड़ों जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है शौचालय बनाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर बना कर दिए हुए हैं। ऐसी ऐसी परियोजनाएं जो बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी उनको शुरुआत किया, यूरिया का प्लांट की शुरुआत करी, एम्स हम बनवा रहे हैं, एक्सप्रेसवे। 1 मिनट और दे दीजिएगा, इनके समय 2017 से पहले क्या था, 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे यहाँ पर 60 मेडिकल कॉलेज हो गए। 2 एक्सप्रेसवे इनके समय थे, आज 4 से ज्यादा एक्सप्रेसवे यहाँ पर तैयार हो गए और कुछ बन रहे हैं। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमारे टाइम पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसानों की कर्ज माफी आपने करी? नहीं, बिल्कुल नहीं करी। और हम तो किसान सम्मान निधि जो है उसमें अव्वल आते हैं। आस्था का सम्मान किया? नहीं किया। हम आस्था का भी सम्मान करते हैं और विकास के रास्ते में भी चलते हैं। तो इसलिए संतुष्टीकरण हम जानते हैं और ये तुष्टीकरण जानते हैं। ठीक है अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे अतीक भाई को जोड़ना है, शिवम त्यागी जी को जोड़ना है, दोनों को मैं जोड़ूंगा। अनुराग जी रुक जाइए। अतीकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण। आप तो यही चाहते हैं कि मोदी जी भी तुष्टीकरण की राजनीति करें, उसी तरह इफ्तार दें, उसी तरह कुछ मुसलमानों के जो सो कॉल्ड आका है, रहनुमा है, उनको थोड़ी तवज्जो दें। लेकिन वो मुसलमानों को क्या वो मकान दे रहे हैं? अतीक भाई बताइए, गाँवों में मुसलमानों को मकान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये जो इल्जाम है दीपक जी, नहीं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, तो क्या पीएम आवास योजना में मुसलमानों के घर गांव में बन रहे हैं या नहीं बन रहे? एक बात बताइए, हाँ या ना। तो इसका अगर ढंडोरा पीटना है तो एक थोड़े से छोटे पैमाने में उसको देखना चाहिए ना। ढिंडोरे की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। सर मैं ढिंडोरे की बात ही नहीं कर रहा हूं। तुष्टीकरण का आरोप आपको लगाना है, मिल रही है मुसलमान परिवारों को। पटेल के उस फैसले को, अतीक भाई सुनिए ना, दीपक क्या उज्ज्वला गैस मिल रही है मुसलमानों को? क्या पीएम आवास के मकान मिल रहे हैं मुसलमानों को? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। थोड़ा सा आपके ओपोनेंट्स को भी दे दिया करिए।
अरे थोड़ा सा अपने ओपोनेंट्स को थोड़ा वक्त तो दीजिए समझाने का। पूरा वक्त देता हूं सर अतीक भाई, मैं बनाने तो दीजिए लॉजिक। जरूरत से ज्यादा वक्त दे देता हूं, सवाल का जवाब नहीं देते ना आप लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आश्वासन माइनॉरिटीज को दिया था, क्या वो तुष्टीकरण था अनिला सिंह जी? और उस कुर्बानी की याद दिलाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को। कौन सी कुर्बानी थी वो दीपक जी? वो कुर्बानी थी माइनॉरिटीज के सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी। एक बड़ा सवाल था देश के सामने, क्या माइनॉरिटी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जारी रखने की मांग करेंगे या उसकी कुर्बानी देंगे? और तमाम माइनॉरिटीज ने, मुसलमान, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, सब ने सेक्युलरिज्म के नाम पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी दी। इतनी कुर्बानी दी ना, देखिए आपके लिए अतीक अहमद ने भी कुर्बानी दी। अतीक भाई आप मैंने 2 मिनट बोलने दिया ना आपको, क्या कहा आपके लिए अतीक अहमद ने भी कुर्बानी दी। कुर्बानी को आप भूलना नहीं। क्या अतीक अहमद ने कुर्बानी नहीं दी? वो नहीं शहीद हुए, आपके ही नेता के, आपसे ही जुड़े हुए नेता कह रहे हैं कि शहीद हो गए भाई। भाड़ में जाए तमाम माफिया, भाड़ में जाए तमाम माफिया। मैं आपसे बोलिए ना, भाड़ में जाए मुख्तार अंसारी, भाड़ में जाए अतीक अहमद, बोलिए एक बार। माइनॉरिटीज को आश्वासन, अतीक भाई बोलिए ना, तुष्टीकरण था? भाड़ में जाए अतीक अहमद बोलिए, भाड़ में जाए मुख्तार अंसारी बोलिए। सिंपल सा सवाल है अनिला सिंह जी से, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का आश्वासन तुष्टीकरण था? ठीक है, आप मेरे जवाब ही नहीं देते अतीक भाई, ऐसा ना करिए सर। अरे इससे ही 1-2 सवाल पूछ लेते आप लोगों से रोजी रोटी चल जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में बात करिए ना, बड़े ऊंचे नेता थे। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, पटेल सर के पास चले, वो बड़े ऊंचे थे सर। बाबा साहब सर उसके बाद गंगा यमुना में बड़ा तेजी पानी बह चुका है। एग्जाम्पल नहीं दे रहा। सरदार पटेल के बाद गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। बहुत बड़े नेता जिनको ये सुबह शाम याद करती हैं, सरदार पटेल का एग्जाम्पल और उनकी दुहाई दे रहा हूं। पर आप ये नहीं बताएंगे, ठीक है चलिए मैं आपके सवाल को अनिला सिंह जी के पास ले जा रहा हूं, पर आप बोलना नहीं चाह रहे कि हाँ भाई मुसलमानों को भी पीएम आवास का मकान मिल रहा है। नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं है ना, ये बता दीजिए अतीक जी। धन्यवाद। अनिला सिंह जी जवाब दें। ना मेरा सवाल तो दीजिए अतीक भाई, 2-4 सवाल आपसे पूछ लेता हूं, उससे ही अपना गुजारा वगैरह चल जाता है। अगर आप जवाब ही नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा सर? क्या ये नौबत आ गई? मैं इनको जवाब देना यही है सर, गुजारे वाली नौबत आ गई है। गुजारा ही चल रहा है सर। मोदी माइटी सरकार में गुजारे वाली नौबत आ गई है। अरे बाप रे बाप, सोचना पड़ेगा। पर आप ये नहीं बताएंगे कि मुसलमान भाइयों को क्या बोलते हैं, पीएम आवास का घर मिल रहा है नहीं मिल रहा, बता दीजिए हाँ या ना। और उज्ज्वला गैस मिल रही, मैं 2 ही चीजें पूछ रहा हूं आपसे, हाँ या ना। क्या मेरे बच्चे अगर मुझसे कोई चीज की गुहार लगाते हैं तो मैं उनसे ये कहूंगा कि पड़ोसी के घर में जाकर देखो क्या हो रहा है? ये कौन सी राजनीति है भाई? कसम खा ली अतीक भाई, जवाब नहीं देंगे आज आप मेरे सवाल का। आज मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं तो माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहा हूं भाई, जवाब दीजिए ना। जो माइनॉरिटी राइट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आश्वासन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व की, ठीक है क्या अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, सरदार पटेल जी ने क्या किया और आपने क्या कर दिया? जी मैं 10 सेकंड में इनको उत्तर देती हूँ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलेक्टोरेट का जो कुर्बानी दी, ठीक है। अतीकुर रहमान जी, आप एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, ठीक है। अरे अब बोलने दीजिए ना, आपने जो इल्जाम लगाया, हाँ, जो आपने अधकचरा फैक्ट रखा है, पूरा नहीं रखा। अरे मैं दे रही हूँ ना। अतीक भाई प्लीज आप अतीकुर रहमान जी, आप पढ़े लिखे समझदार आदमी, क्या हो गया आपको? इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे? मैं उत्तर दे तो रही हूँ। आप भी पढ़ी लिखी हैं, मैं आपकी जानकारी और आपके व्यूज की, तो मुझे उत्तर देने दीजिए ना। आप बोल चुके, आपने एक इल्जाम लगाया, वल्लभ भाई पे इल्जाम लगा दिया, हमारे भारत पे इल्जाम लगा दिया। मैं उत्तर दे रही हूँ। दीपक जी, आपके जो व्यूज हैं उनके कंजम्पशन के लिए मैं बताना चाहती हूँ, बहुत बड़े नेता वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप बात कर रही हैं।
अरे सुन लीजिए ना भाई, तो बहुत ही जाहिलपन दिखा रहे। चुनाव हुए थे और आपको मैं बताऊं, का काम ना करें आप, जलेबी ना बनाएं, सीधा सीधा उत्तर दें। ठीक है, अब आतिक भाई आप भी थोड़ा सब रखें, आप भी सब रखें। अनिला जी प्लीज, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, आपके मुंह से निकल जाएगा। बताती हूँ कि किस तरीके से आप लोग कैसे आप लोग अपना बेचारा कार्ड लेकर घूमते हैं। सेंट्रल असेंबली के चुनाव हुए थे और मुस्लिम, अब मैं बता रही हूँ, ठीक है, जो जितनी मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी, 30 मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी, 30 की 30 जो कैंडिडेट जीते थे वो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग को हेड कौन कर रहे थे? जिन्ना साहब कर रहे थे। उसी तरीके से जो प्रांत असेंबली यानी कि विधायकी के जो चुनाव हुए थे, उसमें जितनी मुस्लिम रिजर्व सीट थी, सारी के सारे मुस्लिम लीग वाले जीते थे, जो हेड कर रहे थे जिन्ना। तो ये वही जो डिवीजन जो है आजाद भारत में लेकर आना चाह रहे थे, जिसपे कि वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, ये सब यहां नहीं चलने वाला है, क्योंकि इनकी लॉयल्टी तो कहीं और बैठी हुई थी। जो बच्चे यहां पर रह गए थे, नेहरू साहब की कृपा से या कांग्रेस की कृपा से जो यहां रह गए थे, उनको भी बहुत, और जो पाकिस्तान जाना भी चाह रहे थे उनको भी प्यार से बुला बुला के यहाँ पर जो बसाया है। और वहां पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में 20% 2% हो गए, यहाँ 2 के पता नहीं कितने हो गए। तो यहाँ पर मुस्लिम नहीं, सारे के सारे जो एक बार लॉयल्टी साफ दिखाई दे रही है। मैं आऊंगा आपके पास। अतीक जी एक सवाल सुनिए प्लीज। अतीक जी लगातार बोल रहे हैं। लिया, बिल्कुल ठीक फैसला लिया सर, लाइन लेंथ आपकी अच्छी रहती है, बिगाड़िए मत अतीक भाई। सारे नागरिक एक रहेंगे। ठीक है, अब अतीक भाई मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के पास पूरी की पूरी सीटें थी। 1 मिनट सुनिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। व्यूअर्स को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, आप बोल लीजिएगा, मेरा सवाल गुमराह किया जा रहा है। नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं। प्लेकार्ड लेके खड़े हो गए, मैं बेचारा मुसलमान। असलियत पता होनी चाहिए। इतिहास पढ़ाया नहीं ना कांग्रेस ने इस देश को, अब असलियत सामने आ रही है, पता चल रहा है। अच्छा अतीक भाई, गया था अतीक भाई, नाम लेके जिनको सेपरेट इलेक्ट्रेट की आप कुर्बानी कह रहे हैं, उसी सेपरेट इलेक्ट्रेट ने तो सेपरेट देश बना लिया मजहब के आधार पर। आपने तो बंटवारा करा दिया देश का। आप क्या वही मानसिकता आप भी चाहते हैं? जवाब दीजिए। सेक्युलरिज्म को जिंदा रखा, माइनॉरिटीज ने सेक्युलरिज्म को जिंदा रखा सेपरेट इलेक्टोरेट की कुर्बानी देके। हम जानते थे कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो कील बना है जिसने 2 नेशन थियरी की बुनियाद रखी, उसको ठुकराया हमने। देश बोल दिया ना, आप भी बोल रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट ने ही 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी। अब खुद मान लिया आपने बात कि हाँ 2 नेशन थ्योरी ने बुनियाद रखी और वो अलग देश लेके निकल गए। आपकी इसी विचारधारा ने तो देश का बंटवारा कराया। अतीक उर रहमान साहब, आपकी इसी विचारधारा ने तो देश का बंटवारा कराया 1947 में। अनिला सिंह जी क्यों भूल जाती हैं? आप अनिला सिंह जी क्यों भूल जाती हो? उठ गया, आप लोग झूठ सरदार पटेल ने आपको याद रखने कहा था, मैंने तो आप भूल गई। अतीक भाई, अतीक भाई, आपने ये बात कही है ना, ये रॉन्ग नंबर डायल किया आपने बहस में। रॉन्ग नंबर इसलिए क्योंकि उसी सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनवा चुके थे या नहीं? ये बौखला गई। अच्छा, ये बौखला गई इनकी दुख। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल फिर पूछ देता हूं। क्या मुसलमान लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं? हाँ बता दीजिए। माइनॉरिटी राइट्स का गला क्यों घोटा जा रहा है? गला घोटा जा रहा है साहब का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को क्यों चैलेंज किया गया? मैं जवाब दे सकता हूं। अब दीपक जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो आप बार बार इनको अतीक जी कहते हैं, वो अतीक अहमद की याद आ जाती है और वो एकदम फिर से वो टेरर वाला माहौल याद आ जाता है। तो इनका कुछ नाम पूरा ही ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अतीकुर रहमान जी बोलो। हाँ, बेहतर है। दूसरा ये कि ये बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़ा याद रख रहे हैं, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 18 जनवरी 1948 का कलकत्ता में एक बयान है रैली में, और उनको बिल्कुल एज इट इज कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पता नहीं आजकल मुसलमानों को क्या हो गया है या किस तरह की वो बातें करते हैं। अभी 1 साल भी नहीं बीता, पाकिस्तान के लिए जिन सब लोगों ने वोट किया वो यहीं रह गए
और अब वो हमसे ये कहते हैं कि हम उनकी राष्ट्रीयता पर या राष्ट्रभक्ति पर शक ना करें, हम उनको ट्रस्ट करें। जिन लोगों ने 1 साल पहले तक अपने ही वोट से पाकिस्तान बनाया वो यहां रह गए और वो ये चाहते हैं कि हम उन्हें ट्रस्ट करें। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कोच हैं अतीकुर रहमान जी, एक रेलेवेंट आदमी, दूसरा बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो किताब लिखी, प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे बीच में नहीं बोलेंगे। आपने मेरा नाम लिया इसीलिए बोल रहा हूं। नाम लेने का मतलब ये थोड़ी होता है तुरंत कूदना शुरू हो जाए, आप बाद में बोलिएगा, डिबेट है ये, कुश्ती थोड़ी कर रहा हूं मैं आपसे, तुरंत कूदेंगे भाई, कुश्ती थोड़ी कर रहा हूं मैं आपसे कि नाम ले लिया तो एकदम तुरंत अखाड़े में आ जाएंगे, बाद में बोल लीजिएगा। आपको इतनी आसानी से उड़ा नहीं ले जाने दूंगा मैं, आप किधर भी नहीं ले जाने देंगे, बीच में चिल्लाने से मुझे जिधर लेके जाना है मैं जाऊंगा, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करिए ना, हिम्मत है, इधर लेकर जाना मैं जाऊंगा, बट प्लीज मुझे कुछ पॉइंट्स आप अपने रख लीजिए, ये यहाँ पर ये मत कीजिए, अराजकता मत कीजिए, वैसे ही मतलब ठीक नहीं। अतीकुर भाई, मैं अतीकुर रहमान साहब, मैं ना अभी तक जो है मैं किसी का ऑडियो वो म्यूट नहीं करता हूँ, आपको पता है मेरी आदत, और मैं सबको बोलने का मौका देता हूं। सवाल का जवाब दीजिए, बहस को आगे बढ़ाइए। शिवम त्यागी जी जल्दी से अपनी बात, दूसरा फिर अगर मैं बात करूं तो बाबा भीमराव अंबेडकर के खास तौर पर आपको लेकर क्या बयान थे, क्या चीजें हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया और द पाकिस्तान में उन्होंने क्या लिखा है पेज नंबर 46 पर, दैट आपका जो लॉयलिटी है वो पर्टिकुलरली एक जमीन के प्रति है, आपकी जो लॉयलिटी है अपने धर्म के प्रति है, आपकी जो लॉयलिटी है अपने देश के प्रति बिल्कुल नहीं है, और अगर आप उनसे लॉयलिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है। ये आप ही के बारे में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं, जिनको आप दिन रात बोल बोलकर हमें संविधान याद दिलाते हैं, वो आपके बारे में क्या विचार रखते थे ये था। अब मैं आगे आता हूं, बात बहुत साफ है, इन्होंने कहा माइनॉरिटी राइट्स। एक बात बताओ, 140 करोड़ हो गया ये हिंदुस्तान, हिंदू लगातार अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको ड्रॉप कर रहा है, आप 30 करोड़ हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं माइनॉरिटी राइट्स आपसे लेना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा शर्म नहीं आती? 30 करोड़ के तो देश नहीं है इस दुनिया में, आपको अभी भी माइनॉरिटी बने रहना और माइनॉरिटी राइट्स लेने। अब माइनॉरिटी राइट्स पर आ जाते हैं। कलकत्ता में जिन जातियों को पहले से ही ओबीसी करा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसी को तो कह रही है कि मुस्लिमों को पूरी के पूरे धर्म को एक तरफ, उनको ओबीसी राइट्स देकर आप ये गलत कर रहे हैं, वही तो कहा उन्होंने। लेकिन इस तरीके से नहीं चल सकता। अगर आपको बात खास तौर पर रिजर्वेशन की है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कुछ कास्ट और कुछ चीजों के लिए और कुछ समय के लिए इसका एक इंतजाम किया था लोगों को, ताकि सोशली उनको उठाया जा सके। लेकिन इसका आनंद 30 करोड़ का ग्रुप भी ले, ये तो अपने आप में बहुत अजीब बात हो गई ना। और मैं अंत में बस एक चीज कहना चाहता हूं, आपका सोशल सिक्योरिटी, आपका माइनॉरिटी सिक्योरिटी कहीं नहीं जा रहा है सर। बार बार जो दीपक जी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इवेड कर रहे हैं वो ये कि आपको घर बराबर नहीं मिलते, ज्यादा मिलते हैं आपको। क्या आपको टॉयलेट्स बराबर नहीं मिलते हिंदुओं के? ज्यादा मिलते हैं आपको। क्या आपको सुकन्या धन योजना कम मिलती है? ज्यादा मिलती है आपको। क्या आपको इसके अलावा कोई भी सुविधा जो केंद्र सरकार की है वो कम मिलती है? ज्यादा मिलती है। जवाब दीजिए। कोई आपके राइट्स कहीं नहीं इराडिकेट हो रहे हैं। आप जवाब दीजिए और सीधा जवाब दीजिए। आप वेरी गुड, सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। शिवम भाई ने जो सवाल उठाए हैं, अतीकुर रहमान साहब, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, ये बताइएगा कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं उनको जो है उज्ज्वला योजना की गैस मिल रही है, घर मिल रहा है, एक्सप्रेसवे पे बराबरी से चल पा रहे हैं, सड़कों पर अलग से टोल टैक्स तो नहीं मांगा जाता जैसा अतीक टैक्स वसूला जाता था इलाहाबाद के अंदर। उसकी भी पिक्चर्स है मेरे साथ, दिखाऊंगा आपको। तो कसम संविधान की में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संतुष्टिकरण वर्सेस तुष्टिकरण। प्रधानमंत्री ने नया नारा दिया है, उनका कहना है हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, संतुष्टिकरण की करते हैं। मैं अतीकुर रहमान साहब से लगातार ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मुसलमान भाइयों को या हमारे देशवासी मुसलमानों को पीएम आवास योजना, उज्ज्वला, इन तमाम चीज़ों का लाभ मिलता है? अतीकुर भाई पता नहीं जवाब देना नहीं चाहते या पता नहीं उनको, ये अलग बात है। लेकिन अतीक भाई बताइए, शिवम ने बताया कि सरदार पटेल ने और क्या कहा था आपके बारे में, बताइए। शिवम की बात सही है या गलत? जी, मैं जो बात शिवम जी ने अभी कही कि भाई आप सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बात जब की थी, अब आप उसके हकदार नहीं हो। क्या अनिला सिंह जी इस बात की पैरवी करती हैं कि आप मुसलमान माइनॉरिटी नहीं रहे बल्कि सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी बन गए हैं, जो कि आए दिनों बीजेपी के प्रवक्ता कहते रहते हैं? दीपक जी, आप भी के चैनल पे कहा है कि मुस्लिम्स डू नॉट एंजॉय द माइनॉरिटी स्टेटस, लेकिन वो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी का स्टेटस रखते हैं। अनिला सिंह जी, अच्छा ये सच है या गलत है? अतीक भाई ये बताइए, क्या मुसलमान सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी नहीं है हिंदुओं के बाद? सही है या गलत है बताइए।
अरे भाई हमको लाख आप इल्जाम लगा लीजिए विक्टिमाइजेशन का। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये बताइए। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों की है भारत में, नहीं है? माइनॉरिटी नहीं रहे। अनिला सिंह जी निकाय चुनाव लड़ने जा रही है यूपी में, बोलिए कि मुसलमान माइनॉरिटी स्टेटस आज से आपका खत्म। अरे मेरे भाई, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। क्या सेकेंड लार्जेस्ट आबादी मुसलमानों की देश में है या नहीं, ये बताइए। हमको उज्ज्वला योजना भी नहीं चाहिए, हमको अलीगढ़ का माइनॉरिटी स्टेटस चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन की माइनॉरिटी राइट्स चाहिए, नहीं चाहिए आपका राशन, इसने नहीं सम्मान चाहिए। और अतीक भाई और मुख्तार भाई चाहिए, कभी कभी दाऊद भाई भी। अफजल जी, ये इल्जाम आपका फेल हो चुका है, लाख कोशिश आप कर चुके हैं। चलिए याकूब मेमन पे आ जाते हैं। साथ में मुसलमानों को जोड़ नहीं सकते आप। अच्छा, याकूब मेमन नहीं पाए इतने डिबेट्स के बाद भी। याकूब मेमन, जिसके लिए आपने टाइगर मेमन आज भी भागा हुआ है। टाइगर मेमन को लाइए, हम आपके साथ हैं। एक मासूम याकूब मेमन को आपने गलत सूली पे चढ़ाया, टाइगर मेमन को लाइए, हम आपके साथ हैं। आपकी इस मासूमियत की मैं दाद देता हूं अतीकुर रहमान साहब, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भारत में मुसलमानों की है या नहीं, हाँ या ना? अनिला सिंह जी जवाब दे, माइनॉरिटी स्टेटस है? सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। माइनॉरिटी है या नहीं? सर मैं क्या मुसलमान मैं ये सवाल अनिला सिंह जी से पूछ लूंगा, लेकिन आप 8 बजे से मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। संविधान मुसलमानों को सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी मानता है? क्या भारत का संविधान का ये डिस्क्रिप्शन है कि मुस्लिम्स आर सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी? क्या सरदार पटेल ने ये अरे क्या ये फैक्ट है या नहीं, मैं तो इतना पूछ रहा हूं भाई। संविधान में क्या लिखा मेरे को नहीं पता साहब, मेरे को नहीं पता, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे को ये बता दीजिए ना कि क्या मुसलमान यहाँ की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है या नहीं। रखते हुए अनिला सिंह जी इस बात का जवाब दें कि दे दीजिए अनिला जी। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, क्या माइनॉरिटी स्टेटस इनको दिया है संविधान ने, नहीं दिया, यही पूछ रहे हैं। इन्होंने नहीं बताया कि सेकंड लार्जेस्ट है या नहीं है। नहीं, इनकी दिल की इच्छा क्या कर रही है, इनकी इच्छा मुझे लग रहा है अतीकुर रहमान जी जिस प्रकार से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनकी मन की इच्छा ये है कि इनका जो क्योंकि पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की दूसरे नंबर पे भारत में ही है, तो मुझे लग रहा है अतीकुर रहमान जी चाह रहे हैं कि अब जो मुसलमान है वो बराबरी का हक माने और अपने आप को माइनॉरिटी स्टेटस से बाहर निकाले। मुझे लग रहा है इनकी दिल की इच्छा यही है। पर दीपक जी मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, 8 बजे से जो प्रश्न आप इनसे पूछ रहे हैं उत्तर नहीं दे पा रहे। इन्होंने पहले उछाला अपने आप को विक्टिम कार्ड लेकर और वो मुंह के बल गिरे। इनको असली और सच्चाई मैंने भी दिखा दी, बाद में शिवम जी ने भी बता दी। मैं उस दिन को पछता रही हूं जब 11 अक्टूबर 1947 को जिन्ना ने ये बोला कि ठीक है हम जनसंख्या की अदला बदली कर लेते हैं। अगले दिन 12 अक्टूबर 1947 कैसनोवा नेहरू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अरे नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत करो, पूरे विश्व में हमारी क्या छवि जाएगी। भाई धर्म के आधार पे भारत बटा था ना। आज पाकिस्तान क्या है, पूरा नाम पाकिस्तान का क्या है और भारत का क्या है? हम जो हैं धर्मनिरपेक्ष हैं, जो कि इंदिरा जी ने बाद में डाल दिया था ना, जब देश आजाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब धर्मनिरपेक्षता जो है ऐसा शब्द था ही नहीं। क्योंकि अगर सनातन की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो हम तो धर्म निरपेक्ष होते ही होते हैं, परंतु ये बहुत ज्यादती है आपकी। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, आप बता दीजिए, मोदी जी जो है, जो आप लोगों के शफीकुर वर्क जैसे जो सांसद हैं, कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, ओवैसी जैसे जो सांसद है वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्या मस्जिदों में ताला लगा? नहीं, अतीकुर रहमान साहब भारत माता की जय बोलते हैं ना। आप लोगों को क्या डोनेशन? अरे ऐसा मत बोलिए, अतीकुर साहब बोल के दिखा दीजिए भारत माता की जय। ये आपका इनका मुंह बंद करिए अनिला सिंह जी का। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देख लीजिए दीपक जी कि अनिला सिंह ने कितनी आसानी से इतने महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं पाक और नापाक की, इन्होंने पाक सरदार वल्लभ भाई पटेल को अवॉइड करके नापाक जिन्ना की बात लेकर आ गई।
अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करिए। नहीं, नापाक देश जिन्ना, आपकी अरे जुबानी आप लोग सुनना जो चाहता है- है। अरे कि उसी सरदार नापाक वल्लभ ने भाई पटेल पाकिस्तान ने- बनवा दिया मेरे वल्लभ भाई भैया। पटेल बोल रही हैं। अतीकुर रहमान साहब, अरे उसी वल्लभ भाई उसी पटेल नापाक साहब, ने आपका पाकिस्तान बनवा दिया, प्यूरेस्ट लैंड ऑफ इस्लाम। आप क्या छुपाना चाह रही हैं? क्या छुपाना चाह रही हैं आप अनिला सिंह जी? अरे क्या छुपाना चाह रहे? मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम सुना है आपने? का वो आश्वासन कमीशन में पेज नंबर 150 में ये लिखा हुआ है कि नेहरू जी ने भरकस प्रयास किया कि मुसलमान जो हैं ज्यादा से ज्यादा भारत में रह जाएं। तुष्टीकरण तो वहीं से शुरू हो गया था। ये तो वल्लभ भाई अतीकुर रहमान साहब एक छोटा सा जवाब, फिर मैं शिवम के पास जाऊंगा। एक छोटा जवाब। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है कि आज आप बहस में जो है, मतलब आपका उतना स्टेक नहीं है। अतीकुर रहमान साहब ने जो है आज मंच तैयारी से नहीं आए। ठीक है अतीकुर रहमान साहब, ठीक है, जवाब दीजिए अनिला जी। ठीक है, फिर मैं उठ जाता हूं। भारत का संविधान, फिर मैं उठ जाता सॉरी हूं, अनुराग फिर भाई, आप- सॉरी। हाँ नहीं, सॉरी, अनुराग- सॉरी। अनुराग जी, मैं नहीं चाहता कि आप इस डिस्कशन में मैं उठ आए। जाता हूं। आपका आप कोई कर स्टेक लीजिए, बनता फिर नहीं क्या है। करें। अतीकुर साहब प्लीज। नहीं, मैंने अपना वक्त अनुराग जी को दिया। मैंने अपना वक्त अनुराग जी को दिया। अरे ऐसा ना करिए ना सर, मैंने अनुराग जी को बोल ही दिया सर। आज तो बैटिंग आप कर रहे हैं ना, करिए ना, पूरी करिए सर। उसी आपने कहा ना ना पाकिस्तान, सिर्फ एक तो सेंटेंस। उसी नापाक जिन्ना ने पाकिस्तान बनाई, प्यूरेस्ट लैंड ऑफ इस्लाम, और उसको पूरे देश के मुसलमानों ने समर्थन किया था या नहीं? इसका जवाब हाँ या ना में दे दीजिए। क्या पूरे देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने का समर्थन किया था या नहीं आजादी से पहले? ये बताइए। हर तरफ के मुसलमानों ने, जिन नादानों ने, जिन देश के दुश्मनों ने समर्थन किया था, वो जिन्ना साहब के साथ चले गए उस ना पाकिस्तान में, वो जाके खप गए। नहीं, और जिन लोगों ने धर्म की बुनियाद पर, अनिला सिंह छुपा रही हैं, अनिला सिंह जी छुपा रही हैं आप। जिन लोगों ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान का डिमांड किया था, अरे उनकी टू नेशन थ्योरी तो कोलैप्स हो गई। वो जबान के नाम पर बंटवारा होना पड़ा। अनिला जी, मैं एक बार शिवम के पास चलूंगा, फिर आपके पास आता हूं। शिवम बताइए, शिवम बताइए। देखिए, ये कह रहे हैं कि वो जो गलत थे, वो कोई भारत के लोग नहीं थे, वो चले गए पाकिस्तान। सब भारत के जो लोग टू नेशन थ्योरी होने के बाद उधर चले गए, वो तो जो थे ही थे। टीवी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहता है और हिंदुस्तान का नागरिक कहता है और वंदे मातरम भारत माता की जय कहता है, वो भी इस देश के संविधान को मानता नहीं है। कहता बेशक हो, मैं उसको साबित करता हूं कैसे अतीकुर रहमान नहीं मानते। 1993 में जो सीरियल ब्लास्ट केस हुआ था मुंबई में, उसमें अप्रॉक्सीमेटली, अगर मुझे सही से याद है, तो 257 लोगों की डेथ हुई थी और 1400 लोग घायल हुए थे। उसके बाद याकूब मेमन को इस देश की कोर्ट्स ने जो है गुनहगार माना। मर्सी पिटिशन के बाद 30 जनवरी 2015 को, अगर मैं डेट्स में सही हूं, तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। यहां पर बैठकर एक इस्लामिक स्कॉलर मुस्लिम अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि जिस आदमी को मेरे देश की लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सुपर कोर्ट, उसके बाद मर्सी पिटिशन के बाद भी फांसी पर चढ़ा दिया गया, वो धर्म के चश्मे से, क्योंकि वो मुसलमान था, वो बहुत ही मासूम था। जिस आदमी ने 228 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 12 घंटे के अंदर अंदर पूरे शहर में ब्लास्ट किए, 1400 लोग घायल हो गए, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का पूरा परिवार समाप्त हो गया, उस आदमी को क्लीन चिट यहां पर बैठे हुए अतीकुर रहमान मुस्लिम ने इसलिए दे दी क्योंकि याकूब मेमन मुस्लिम थे। अब मुझे यह बताइए, अगर ये कहते हैं कि मैं इस देश को मानता हूं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर कह रहे हैं वो तो मासूम था, तो फिर आप इस देश में कानून में कैसे मानते हो? और आपने ये कैसे अपने आप को अपने आप ही सर्टिफिकेट दे दिया कि वो मासूम था? मतलब मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़े अतीकुर रहमान है क्योंकि सामने मारने वाला और फिर बाद में फांसी पर चढ़ने वाला मुस्लिम था। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? और यहां पर कोई शरिया तो चलता नहीं है कि ऊपर से एकदम खान साहब ने दे दिया कि अगर गला काटना है तो काट दो। भाई तमाम जगह होता है। याकूब मेमन के मामले में भी इसी तरह का हंगामा हुआ, अफजल गुरु के मामले में भी इसी मामला का वो हंगामा हुआ और जेएनयू में नारे तक लगे। एक तरफ आप कहते हो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी तो आतंकवादी है, अब वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अंततः उसको फांसी चढ़ा दिया तो मैं मानता हूं 100% सही है वो, धर्म चाहे कोई भी हो। बताइए अतीकुर रहमान साहब। दीपक जी छोटा सा जवाब। आप मानते हैं जब याकूब मेमन पे फैसला आ जाता है, आप बोलते हैं अतीक अहमद को गोली मार दी जाती है, आप कहते हैं गोली क्यों नहीं चलाई पुलिस ने? असद और गुलाम को मार दिया जाता है, आप कहते हैं ये तो इनकाउंटर जो है, ये इनकाउंटर तो जो है फर्जी है, पुलिस ने गोली क्यों चलाई? आत्मसमर्पण करके पकड़वाना था। अब कहना आप कहां कानून को मानते हैं?
शाइस्ता के कानून को मान रही है, भारत के संविधान को मान रही है, 2 महीने से फरार है। आप भी अपील कर दीजिए शायद आपकी सुन के कि अतीकुर रहमान साहब जो है वो हमारे भाई हैं। दीपक जी, मैं टिट फॉर टैट में बिलीव नहीं करता हूं, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास भी हैं। सिर्फ इतना ही कहूंगा शिवम जी की बात, एक आध दे दीजिए ना एग्जाम्पल। अतीकुर रहमान साहब, देखिए मैंने आपको चैलेंज किया, भारत माता की जय आपने बोली, बहुत अच्छा, वंदे मातरम भी आपने बोला, गाइए भी उसको, पर आप शिवम को एक आध एग्जाम्पल दे दीजिए, इनको एक्सपोज करिए आ जाए। भाई देखिए, बात ऐसी है दीपक जी, वो जो मुल्क फिल्म आई थी ना ऋषि कपूर चिंटू जी की, हाँ ये मैंने ही आपको बताया था पिछली डिबेट अंदर कहा था, मैंने ये डायलॉग बताया था कि जब क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान जीतेगा और भारत की गलियों में पटाखे फोड़े जाएंगे तो मुसलमानों की शक की नजर से देखा जाएगा। ये डायलॉग मैंने ही आपको बताया था। नहीं, एक और सीन था जो शिवम जी ने कहा कि भले ही ये बोल ले वंदे मातरम, भले ही बोल ले बाहर, लेकिन हम यकीन नहीं करेंगे। मैंने नहीं तो कहा, ऋषि मैं जी तो ने यकीन कहा, करता हूं। ऋषि जी ने दर्शाया, मिल जाता है जब कानून के द्वारा फांसी दी गए आदमी को आप कि हमसे मांगा जाता है, मेरा यकीन बताइए आप आतंकवादी जिसने 100 से ज्यादा लोगों को मारा, 150 से ज्यादा जिस पर केसेस है, उसके लिए अलकायदा खड़ा हो जाता है क्योंकि वो मुसलमान था। मेरा जो दिक्कत है, मेरा विश्वास तब मिल जाता है जब 19 साल के एक आदमी को धाय करके गोली मारने के बाद भी उसको ईमानदार बता दिया जाता है। मेरा विश्वास तब मिल जाता है कि 50,000 एक जो महिला है जो गायब है उसको बेचारी बताया जाता है। मेरा विश्वास तब मिलता है। अब आतंकवादी को तो मैं आतंकवादी कहूंगा ना। शिवम बिल्कुल नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। अतीकुर रहमान साहब जवाब दीजिए। शिवम ने 4 बातें और बता दी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद शिवन जी। वो ऋषि जी ने ये दिखाया था, दर्शाया था दीपक जी, कि हमसे पूछा जाता है कि भाई बताओ मुल्क से प्यार करते हो या नहीं। तो चिंटू जी ये पूछ रहे हैं अपनी होने वाली बहू से कि बीवी जब कहती है कि जाओ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, तो उससे मोहब्बत करके बताई जाती है। अरे भाई मुल्क से मोहब्बत करके कैसे बताएं? पहली बात मैं बताता हूं कैसे बताऊं। बहुत सिंपल है। टाइगर मेमन नहीं बहुत ही सिंपल जवाब दे रहे शिवम, ले लीजिए ना, ले लीजिए जवाब ले लीजिए। शिवम त्यागी जी बोलिए। देखिए सुनिए, मुसलमान मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है कि जब जो वो सीरीज ऑफ एविडेंसेस होते हैं मैं उनको लेकर बड़ा मुश्किल में आ जाता हूं। अतीकुर रहमान राष्ट्रवादी है, हाँ अभी तक है, लेकिन अब से 5 मिनट पहले ही जब उसने उन अतीकुर रहमान ने ये कह दिया कि इस देश का लिस्टेड आतंकवादी जिसने मेरे देश के 257 लोगों को मारा, 1400 को घायल किया, वो मासूम था, तो फिर मैं कैसे शक ना करूं? मुझे बताइए, बताइए क्यों शक ना करें अतीकुर रहमान साहब, इसका जवाब दीजिए। जब तक टाइगर मेमन को फांसी नहीं चढ़ती है तब तक याकूब मेमन बेगुनाह है। तब तक याकूब मेमन बेगुनाह है, ये पूछ रहे शिवम त्यागी। यस, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब ये पर्सनली तो शक करने पे दिखाता है। मैं मतलब मेरे देश में इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट, इतनी बड़ी बेंचेस, इतने सबूत, इतने गवाह, वो सब बेकार हैं क्योंकि मरने वाला एक आतंकवादी मुस्लिम था, तो बस ये उसके हो गए। बस यही शक की बात है, बस यही शक की बात है, टाइगर मेमन को बस यही शक की बात है। टाइगर मेमन आपने पूछा था ना हमें शक क्यों करते हैं? बस इसीलिए शक करते हैं कि मेरे देश का कोर्ट जिस आदमी को आतंकवादी मानता है उसको भी आप आतंकवादी नहीं मानते, तो शक ना करो तो क्या करूं? सिंह ठाकुर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया आपने। प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेरर अक्यूज, नहीं कन्विक्टेड है, बॉम्ब ब्लास्ट, कन्विक्टेड है, मेंबर ऑफ कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड है क्या? कहा याकूब मेमन जिसको फांसी चढ़ा दिया, और कहा प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो अभी अक्यूज है। जो आदमी मुसलमान था वो कन्विक्ट हो गया, उसको तो ये मान नहीं रहे, और जो अक्यूज है उसको चाहते हैं कि फांसी चढ़ा दे। गजब हिपोक्रेसी है कि उसको नहीं। अरे भाई याकूब मेमन कन्विक्ट होकर फांसी चढ़ गया, 72 हुनों के पास है, उसको आप बेगुनाह मान रहे हैं, और जो अक्यूज है जिनका कोर्ट ऑफ लॉ में मामला चल रहा है उनको कहते हैं कि वो गलत है। ऐसे कैसे हो जाएगा? Accused, yes, accused of bomb and convicted. याकूब मेमन was convicted and hanged till death. और दूसरी तरफ प्रज्ञा सिंह ठाकुर accused, कोर्ट ऑफ लॉ में है वो। टाइगर मेमन is still at large. अरे तो टाइगर मेमन whatever he is, जहां पर भी है सरकार लाएगी उसको। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। It has got to do nothing with the याकूब मेमन। जब तक के
पूरी तरह से आप जज नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं देते। अच्छा, इस समय आप एक मुस्लिम की तरह बात कर रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, एक बात सिर्फ और सिर्फ आप बार-बार टाइगर मेमन का नाम ले रहे हैं क्योंकि याकूब मेमन के बारे में आपने कह दिया कि भाई वो मासूम था। ये दाऊद भाई का नाम आप छोड़ देते, ऐसा क्यों? ये दाऊद को भी लाइए ना। दाऊद ने तो सरेंडर करने फांसी कहा लगा था देंगे भाई। उस दिन उसके लिए भी रोना शुरू कर जेठमलानी देंगे। जी को, अरे जेठमलानी जी को फोन करके बोला मैं सरेंडर होना चाहता हूं। अच्छा। जेठमलानी जी शरद पवार जी के साथ अच्छा। नरसिम्हा राव सिंह जी के पास गए। अच्छा। भूल गए वो कहानी? आप सुनाऊं मैं आपको? अरे कहानियां बहुत सारी हैं अतीकुर रहमान, कहानियां बहुत सारी हैं। जब Yes, तक पकड़कर बहुत नहीं सारी ला रहे हैं तब तक ठीक बहुत है सारी हैं। आप। जिस दिन पकड़कर कोर्ट अरे ऑफ लॉ में जिस आप दिन हमारी दाऊद सुनिए, इब्राहिम को हम भी आपकी फांसी हो सुनेंगे। जाएगी, आप उस पर भी कह देंगे वो भी कहानी मासूम तो था। कहानी दिक्कत है। वहां है। जब तक फांसी अरे, नहीं टंगता, जब तक कहते हैं अरे, लाइए लाइए दाऊद लाइए, इब्राहिम ने- जब फांसी चढ़ जाता है दाऊद कहते हैं इब्राहिम ऐसे ने कैसे मार दिया, सरेंडर गलत बोला ना भाई। है। जब तक अतीक का बेटा मिल नहीं रहा था कहते थे ढूंढ कर लाइए, जब ढूंढ कर लाकर उसका इलाज हो गया तो कहते हैं अतीकुर भाई, अतीकुर रहमान साहब, देखिए हमने इतने 1 घंटे बात कर ली ना, आपने इतनी सारी बातें बोली। अब मुझे एक चीज बता दीजिए सर, सिर्फ एक सवाल आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या मुसलमान लोगों को या मुसलमान जो हमारे हिंदुस्तानी हैं उनको पीएम आवास योजना का लाभ मिला, हाँ या नहीं? क्या उनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, हाँ या नहीं? क्या उनको मुफ्त राशन का लाभ मिला, हाँ या नहीं? क्या उनको टॉयलेट का लाभ मिला, हाँ या नहीं? ये 5 सवाल है, हाँ या नहीं बता दीजिए। इसने नहीं सम्मान चाहिए जब तक के कॉन्स्टिट्यूशन। अरे अगर ये नहीं देते तो आप कहते हैं, ये नहीं देते तो आप क्या कहते हैं? हम कोई देखिए मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं, रखेंगे, फिर विक्टिम कार्ड निकाल लेते कोई हैं। राशन नहीं अपनाएंगे, हम कोई उज्ज्वला नहीं लेंगे। हमने अपने आप गैस सब्सिडी को सरेंडर किया। ले रहे हैं ऐसी 1000 सब्सिडीज कुर्बान। अच्छा, माइनॉरिटी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कैसी उनको बातें बहाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसने नहीं भाई देखो, आपके पास पैसे आते हैं, आपके पास तो तमाम चीजें, आपके पास रिसोर्सेज हैं। आप याकूब मेमन को डिफेंड करके, दाऊद को डिफेंड करके, आपको जरूरत नहीं होगी उज्ज्वला की। जो गरीब मुस्लिम बहन है उसको तो जरूरत है, जो गरीब मुस्लिम भाई है उसको तो घर की जरूरत है, जो गरीब मुस्लिम है उसको तो सारी फैसिलिटी चाहिए, अब आपको नहीं चाहिए। अब हर आदमी आपके जैसा तो नहीं हो सकता ना, आतंकवाद का समर्थन करने वाला। माइनॉरिटी स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी राइट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है अनिला सिंह जी, आप बहुत देर से हाथ उठे रही, माफी चाहूंगा। आप अतीकुर रहमान सर कह रहे हैं कि उनको नहीं चाहिए विकास योजना, नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। अतीकुर भाई, मैं एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं। आज मुझे मालूम पड़ा कि मुसलमान, एक गरीब आदमी अंत तक पंचर ही क्यों बना रहा है, और क्यों आप ये नैरेटिव बेचते हैं कि मुसलमान तो सिर्फ पंचर वाला होता है। आज मुझे समझ पड़ा है कि वो पंचर क्यों बना रहा है। यूपीएससी जिहाद का नारा भी आप ही ने दिया था। सर मैंने कोई ऐसा नारा नहीं दिया, माफ कीजिएगा मेरे ऊपर मत चिपकाइए, मैंने ऐसा कोई नारा नहीं दिया। अनिला सिंह जी का जवाब फिर आप बोलिएगा। यूपीएससी जिहाद आपने कहा? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। अतीकुर रहमान साहब, आप साबित कर देंगे कि मैंने ये बात कही, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा अगर मैंने यूपीएससी जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया हो। 1 इंच तो आगे बढ़ा। अनिला सिंह जी जवाब। 1 इंच तो आगे बढ़ा लो। मैं इनको जवाब देती हूं। पंचर बनाते रहेगा। अतीकुर रहमान जी, आपको योजनाओं की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, मत लीजिए, पर जो जरूरतमंद है वो योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, बिल्कुल उठाते भी रहेंगे। ये मोदी जी हैं जिन्होंने कश्मीर में 35 से और 370 हटाकर वहां पर जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं ना उनको, और जो हिंदू बहनें हैं उनको बहुत बड़ी राहत दी है। ये मोदी जी हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करा के मुस्लिम बहनों को बहुत बड़ी राहत दी है। ये मोदी जी हैं जिनकी वजह से आज जो मुस्लिम, ठीक है, मैं यही रुकूंगा, माफ कीजिएगा अनिला जी, मेरे पास वक्त इतना ही है। अतीकुर रहमान साहब, भूल चूक लेनी देनी, शिवम जी भूल चूक लेनी देनी, अनुराग सिंह जी भूल चूक लेनी देनी।